कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। रिसेंटली यार ये वीडियो जो है वो हमारे सिलेबस को लेके है। रिसेंटली जैसे आप सबको पता है कि सीबीएसई ने कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा सिलेबस अबाउट 30% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे अबाउट सिलेबस। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको सिलेबस का पूरा व्यू दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। लेकिन उससे पहले मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम देने हैं, जैसे कि नीट का कुछ बच्चों को देना होगा, कुछ बच्चों को आईआईटी जेईई का देना होगा और बाकी कई सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। यार देखो, बोर्ड्स के बेसिस के लिए ये आपके सिलेबस को तो घटा दिया गया है, लेकिन अगर आप इस सिलेबस को लेकर चलते हो तो आप नीट और आईआईटी जेईई अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपके लिए काफ़ी नुकसान है। ठीक है, फैक्ट की बात ये है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जैसे आप लोगों के स्कूल्स इस समय ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, ज़्यादातर आप लोगों के पास स्कूल नहीं जाना है, तो अगर आप लोग पॉसिबल हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जितना सिलेबस एनसीईआरटी का पहले था, अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो आप उस सिलेबस को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल है, ठीक है, उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि रिड्यूस नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, और आपको अगर आप प्रिपरेशन आगे के लिए कर रहे हो, मैथ्स के हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स लिए हुए हैं, ठीक है, उन सब के लिए भी यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करो कि जो आपका पहले का सिलेबस था उससे आप प्रिपरेशन करो। ये सिलेबस इसलिए घटाया गया है कि आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्कूल्स चल नहीं रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि पुराना सिलेबस जो है वो आप रिवाइज़ करिए और उसको करने की कोशिश करिए। जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो कंटिन्यूसली पुराने सिलेबस के बेसिस पे होंगी। सारी हर एक टॉपिक की वजह से जो टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से भी मेरी यही आशा है कि आप लोग पुराना वाला सिलेबस भी पढ़ोगे, ये नहीं कि उसे अवॉइड कर दो। क्योंकि अगले साल आपको आईआईटी जेईई अगर जिनको देना है या जिनको की 12th पास होंगे अगले साल, तो उनको आईआईटी जेईई वगैरह की भी तैयारी करनी होगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आप लोग जब सिलेबस ख़त्म करो फिर आगे जब आप उसकी प्रिपरेशन के लिए जाओ तो ऐसा सब कुछ टॉपिक्स आपको नए लगे। आप लोग पहले से अगर पढ़े रहते हो तो आपके लिए एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो पुराना सिलेबस है उसको भी आप कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, बाकी बोर्ड्स के बेसिस के लिए जो बोर्ड्स में उन्होंने हटाया है आप उसको पढ़िए, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए होगा। नीट आईआईटी जेईई में वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट एकदम से नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और जो सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल्ड व्यू जो है सिलेबस का, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप इससे पहले जो मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसे आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से देख लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में हम इस सिलेबस को जो चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं कि क्या से क्या हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं टॉपिक वाइज सबको बता दे रहा हूँ। रियल नंबर्स जो आपका चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 10th में, उसमें इक्विड डिवीज़न लेमा ये पोर्शन हट गया है। इक्विड डिवीज़न लेमा में जो आपके क्वेश्चन होते थे आपको वो नहीं करने हैं, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आएंगी, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल्स में क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस या जो सिंपल हमारे प्रॉब्लम्स होते थे जो डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते थे, जो लॉन्ग टर्म डिवीज़न आपका होता था, उस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो आपको अब नहीं करने हैं। ठीक है, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इन 2 वेरिएबल्स। इसमें जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज शायद आपकी 3 या 4th
थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, थर्ड में 3.3 या 3.2 का जो एक्सरसाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको पूरा अवॉइड करना है, वो अब नहीं करना है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम, बोर्ड्स एग्ज़ाम के अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम्स में फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो एक बार आप पूरा क्वेश्चन मत लगाओ, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप ज़रूर देख लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक अच्छी बात आप लोगों को मिल सकती है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में जिसमें हमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है और फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, जिनमें हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर को आपको पढ़ना है, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको हटा देने हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को देखते हैं। हाँ, तो हमारे 4 चैप्टर हो गए थे, फिर बाकी के 4 चैप्टर में देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब जो आपके जो सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला है, Sn = n/2 2a + n-1 × d वाला, उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि क्वेश्चंस हैं, फिगर ड्रॉ हुए हैं, उसमें वर्ड लाइफ मतलब लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। लेकिन इस पे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करिएगा, जैसे किसी कोई एक सीरीज़ दी है उस पर सम निकालना है, उस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। लेकिन बस सिर्फ नहीं आएगा, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन सिर्फ हटाए गए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उसकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको पूरी अवॉइड करनी है। ठीक है, वो आप एक्सरसाइज को अवॉइड कर दीजिएगा। ट्रायंगल्स में 2 थ्योरम जो हैं जिसके प्रूफ हमेशा मतलब अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में, वो उन्हें हटा दिया गया है। जैसे कि एक हो गया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये जो प्रूफ है, ये जो थ्योरम है इसका, वो आपको नहीं करना है। प्लस पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी हटा दिया गया है, वो भी नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ बीपीटी जो है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल में क्या है, सर्कल में आपका कोई डिलीशन नहीं है, मतलब सर्कल के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी थ्योरम हैं, उसे आप थरली अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से करिएगा, क्योंकि सर्कल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बाकी हमारा जो चैप्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, जो इसकी पहली एक्सरसाइज है उसके मोस्ट क्वेश्चंस आपको नहीं करने। ठीक है, पहली एक्सरसाइज जो कंस्ट्रक्शन में है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे एक ट्रायंगल और बनाना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, और अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर उस आपको भी पता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप उसका प्रूफ ना देख पाएँ लेकिन उसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इजी सा टॉपिक है, ज़रूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हटा दिया गया है लेकिन आगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया है। दूसरा हाइट्स एंड डिस्टेंस में कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, आपको पूरी एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के साथ करने हैं। प्लस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि जिसमें सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री है, वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 12 चैप्टर्स हो गए हैं। बाकी के चैप्टर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी के जो चैप्टर्स 3 हमारे बचे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो लास्ट एक्सरसाइज है मिससेलेनियस से पहले, फ्रस्टम की जो एक्सरसाइज है वो आपको अवॉइड करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। फ्रस्टम वैसे कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हमेशा इससे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते थे, लेकिन अब इस बार उन्होंने हटा दिया है। लेकिन फिर भी आप इसका एटलीस्ट एक बार फॉर्मूला ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक में आपने जैसे मीन मीडियन मोड पढ़ा है, तो मीन में क्या होता था, मीन फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास ग्रुप डाटा होता था उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते थे। एक डायरेक्ट मेथड होता था, एक एज्यूम मीन मेथड होता था, और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड होता था। तो इस बार उन्होंने बीच का जो तीसरा स्टेप है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, वो पूरी तरह से हटा दिया है। तो आपको सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं, एक डायरेक्ट मेथड पढ़ना है और एक एज्यूम मीन मेथड पढ़ना है। उसके बाद उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हटा दिया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी कि जो आपका ओजाइव वाला पोर्शन था,
लेस देन, मोर देन, ओजाइव, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस प्रोबेबिलिटी में आपका कोई भी चीज़ हटाया नहीं गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करिए कि सारे से सारे जितने टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आप पढ़िए, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी जो वीडियोज़ हैं, मैं वीडियोज़ आपको रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपको इस सिलेबस को समझने में या इस चीज़ों को कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो के जो सेक्शन, कमेंट सेक्शन है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसकी वीडियो मैं ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँगा, ठीक है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।